Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. This is class 9. Our subject is biology. We are studying unit number 3 biodiversity, and today our topics are status of viruses and binomial nomenclature. So let's start. First of all, we will study about the status of viruses. So let's see what are the viruses. Viruses are at the borderline of living and non-living due to their crystalline nature. यानी कि जो वायरसेस हैं उनको लिविंग और नॉन लिविंग के माबैन कंसीडर किया जाता है, बिकॉज उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें लिविंग की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और नॉन लिविंग की भी। जैसा कि उनकी जो क्रिस्टलाइन नेचर है, अपनी क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से उनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। और उसके अलावा वो ए सेलुलर भी हैं। ए सेलुलर का मतलब ये है कि उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। कौन कौन सी? एक तो उनकी क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से और सेकेंडली उनकी ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। आमतौर पर जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके अलावा इनके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से इनको लिविंग भी कंसीडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल उनके अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या है? इट्स एब्रीवेट्स एज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक हेरिडिटरी मटेरियल है, ये एक विरासती मादा है जो किसी भी जानदार की बका के लिए ज़रूरी है, और ये जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है। तो इस करैक्टरिस्टिक की वजह से इसकी जो लिविंग थिंग्स हैं उसके साथ भी एसोसिएशन है। वायरसेस में आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, और वो कहाँ पे होता है? नॉर्मली एनकेस्ड इन प्रोटीन कोट। यानी कि वायरसेस की जो बाहर वाली कोटिंग है वो प्रोटीन की बनी होती है और उसके अंदर जो है वो डीएनए पाया जाता है। अब यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन हो रही है कि ये लिविंग भी हो सकता है, बिकॉज जो डीएनए है वो तो सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर पाया जाता है, और ये तमाम जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में होती है। जो वायरसेस की रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में होती है, और वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं? बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करते हैं। हम जानते हैं बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो वायरसेस की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल आज कल के दौर में जो डिज़ीज़ चल रही है लाइक कोरोना है, तो वो भी एक वायरल डिज़ीज़ है और वो भी उसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स। अब उनको ऑर्गेनिजम्स कंसिडर्ड नहीं किया गया और उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बिकॉज इसमें कन्फ्यूजन है लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान, तो इस वजह से इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट है प्रियॉन्स एंड विरॉइड्स आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स। इसके अलावा जो प्रियॉन्स हैं और विरॉइड्स हैं ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स। ये क्या हैं? ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ये भी वायरसेस के ही टाइप्स हैं और इनको भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इस बिकॉज इनमें जो है वो भी कन्फ्यूजन मौजूद है। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो लेट्स सी। इट इज़ मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक मेथड है जिसमें जो जानदार हैं उनको साइंटिफिक जो नेम्स हैं वो दिए जाते हैं। और ये मेथड इसलिए चूज़ किया गया, इसकी हिस्ट्री इस तरह से है कि बिकॉज बहुत सारे नेम्स जो हैं वो एक ही चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो फिर जो बायोलॉजिस्ट हैं जब रिसर्च कर रही होती हैं तो ये चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम काज करती है। अब बहुत एक ही नेम जो है वो बहुत सारी चीज़ों का भी हो सकता है। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने ये किया कि जो बहुत सारी चीज़ें उनके जिनसे उनका वास्ता पड़ता था उन्होंने ख़ास करके ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स रख दिए, और वो यूनिवर्सल है, वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में वो सेम है और वो स्पेसिफिक रूल्स के तहत रखे गए। तो अब ये है कि किसी भी चीज़ का या ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम होता है साइंटिफिक, जो कि स्पेसिफिक रूल्स के तहत है, तो वो कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होती इससे। Binomials just the scientific names of species consist of 2 names। बाइनोमियल का मतलब है कि जो स्पीशी है उसके
दो नेम्स हैं। पहला हिस्सा जो है वो उसका जीनस है और दूसरा जो है वो स्पीशी है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो साइंटिफिक नेम है उसके दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो जीनस है और जो दूसरा पार्ट है वो स्पीशी है। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। जो पहला पार्ट है वो जीनस है और जो सेकंड पार्ट है वो स्पीशी है। और ये किसने दिया था? स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरलस लिनियस। तो ये आपने जो याद रखना है कि ये किसने दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम कैरलस लिनियस ने 1707 से 1778 AD इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी आपने याद रखनी है। तो इस सिस्टम को सबसे पहले जो है इस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि इसने बहुत सारी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। इसका सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैला और बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया और आज भी इसके जो बहुत से नेम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं बिकॉज इसने बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को जो है वो ख़त्म कर दिया था। अब सहूलत हो गई थी साइंसदानों के लिए क्योंकि यूनिवर्सली पूरी दुनिया में अब जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका एक ही नेम होता था जिसके दो पार्ट्स होते थे। पहला पार्ट जीनस को, दूसरा पार्ट जो है स्पीशीज़ को शो कर रहा होता था। तो अब उनके लिए जो है वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो ख़त्म हो गई थी। जो है वो साइंटिफिक जो नेम है उसको रखने के कुछ रूल्स हैं जो कि यूनिवर्सली अडॉप्टेड हैं। तो वो रूल्स क्या हैं कि सबसे पहले तो जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम्स को कौन सी टाइप में लिखा जाता है? इटैलिक्स में। और अगर उनको हम हैंड रिटन लिखेंगे तो फिर हम उनको अंडरलाइन करेंगे। अगर हैंड रिटन करना है तो फिर क्या करना है? उनको अंडरलाइन करना है। जो पहला पार्ट है जिसका जेनरिक नेम या जो जीनस का नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शो होता है। तो ये जो दो तीन चीज़ें ये आपने याद रखनी है। नंबर एक तो उसको इटैलिक में लिखना है, अगर उसको हमने हैंड रिटन रखना है तो फिर उसको अंडरलाइन करना है। नंबर टू, जो जीनस वाला पार्ट है यानी कि जो पहला पार्ट है उसको कैपिटल में लिखना है और जो स्पीशीज़ वाला पार्ट है उसको आपने कभी भी कैपिटल में नहीं लिखना। तो ये जो चंद एक चीज़ें हैं आपने इसको साइंटिफिक नेम्स को लिखते हुए याद रखनी है। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन फुल। जब आपने इसको फर्स्ट टाइम लिखना है तो फिर आपने उसको फुल लिखना है, यानी कि उसकी एब्रीविएशन नहीं लिखनी, उसको फुल लिखना है। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसकी एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उसका जो है वो इनिशियल जीनस का यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल एशेरिशिया कोलाई है, ये कि बैक्टीरिया का नाम है, तो इसको आप इस तरह से भी फिर बाद में लिख सकते हैं कि आप ई को कैपिटल लिख दें और कोलाई को जो है स्मॉल लेटर्स में लिख दें, तो इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा ई कोलाई। तो ये एक एग्जांपल है कि जब इसको बार बार आप यूज़ करेंगे, उसकी लिस्टिंग करेंगे तो फिर आप उसकी इस तरह से एब्रीविएशन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि सिग्निफिकेंस की ये है कि जो कॉमन नेम्स हो रहते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब अनियन है, उसका जो कॉमन नेम उर्दू में प्याज है, लेकिन डिफरेंट रीजन पाकिस्तान में उसको गंडा भी कहा जाता है, बसल भी इस तरह दूसरे ममालिक में इसके बहुत सारे नेम्स हैं। तो ये क्या होता है? कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो अब अगर उसका साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सीपा, अब जो है वो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही। अब एक ही इसका साइंटिफिक नेम है और यूनिवर्सली पूरी दुनिया में यही यूज़ किया जाएगा। इस तरह बहुत सारे दूसरे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके कॉमन नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्लैक बर्ड है वो क्रो के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्रो के लिए भी और रेवन के लिए भी। यहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन कर रहा है। तो साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो कॉमन नेम्स हैं उनकी कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। जो कॉमन नेम्स हैं उनकी कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। फॉर एग्जांपल जो फ़िश है वो एक वर्टिब्रेट एनिमल है जिसमें फिन्स और गिल्स होते हैं, लेकिन जो कई फिशेस की टाइप्स हैं लाइक सिल्वर फिश है, क्रे फिश और जेली फिश, स्टार फिश है, ये बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग फ़िश की डेफिनेशन में फिट नहीं होते। तो इन सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो साइंटिस्ट ने क्या किया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रोसीजर यूज़ किया गया है। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि इसके नेम्स की स्टेबिलिटी है, यानी कि ये नेम्स जो हैं वो यूनिवर्सली अडॉप्टेड हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो है एवरी स्पीशीज़ कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड। किसी भी स्पीशीज़ को आप बगैर कंफ्यूज हुए, बगैर एक गैर वाज़ह कंसेप्ट, बगैर जस्ट 2 वर्ड से आप जो है वो जान सकते हैं कि ये कौन सी स्पीशी है। सेम वर्ड्स कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेज, अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन।
तो ट्रांसलेशन का भी इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम वर्ड्स हैं वही पूरी दुनिया में यूज़ किए जा रहे हैं। इसके एग्जांपल है जो अनियन है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो एलियम सिपा है। जो सी स्टार है यानी कि जिसको स्टार फिश भी कहते हैं, इसका एस्टेरियस रूबेंस है। और जो हाउस क्रो है उसका नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो ये अब पूरी वर्ल्ड में इनके यही नेम होंगे, इनके यही जो 2 नेम्स हैं, जो पहला पार्ट जीनस को शो कर रहा है, दूसरा पार्ट स्पीशीज़ को, पूरी वर्ल्ड में इनके यही नेम्स होंगे। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन अगेन आस्क। थैंक्स एंड टेक केयर।